Assalamu alaikum and welcome to Jio Pakistan. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. What amazing visuals, by the way. जिसका जो भी सोचे, जो भी उसकी प्रेफरेंस हो, that aside, ये हमारी जो protocols हैं ना, ये सारी ceremonies जो होती हैं, they are very impressive. And they always give you a hope of something new and better coming up. अच्छा जी, ये बहुत सारे visuals तो उन लोगों के लिए भी अभी तक शायद उन्हें यकीन नहीं आ रहा होगा क्योंकि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। वैसे ये कामिल यकीन इंसान को कभी नहीं करना चाहिए कि बस वो जिस जगह पहुंच गया है या जिस मकाम पर बैठा हुआ है वो मकाम उससे कभी नहीं छिन सकता। यही यकीन कामिल होता है जो आपसे गलतियां कराता है और उन्हीं गलतियों की सज़ा फिर आपको मुख्तलिफ अशकाल में देखना पड़ती हैं। एक और बात आपको पता ही है, हम कुछ रोज़ से एक दो रोज़ से प्रोटेस्ट भी देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। नौजवानों में बेदारी नज़र आ रही है, नौजवान अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ इतने डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स पर्टिकुलरली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जहां अपना पासपोर्ट चला रहे हैं, और वैसे भी वो ड्रामा है, आपको पता है, पुराने पासपोर्ट चला रहे हैं, लोगों के पास दो पासपोर्ट होते हैं, या यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ लोग इस तरह की चीज़ें नज़र ये सारी बात हम सुनेंगे, लेकिन अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहाँ आपको लेके जाना है। PMLN के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल, उनका दिन है, चलते हैं उनके पास। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो 3 इन्होंने बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, उसकी पाकिस्तान भर में उसकी तारीफ़ हो रही है और उसको बड़ा अच्छी तरह रिसीव किया गया है। बहुत लोगों ने उसका इस्तकबाल किया है। पहला अनाउंसमेंट ये था कि हम कम से कम उजरत जो है वो बढ़ा के 25,000 रुपया माना कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से जो गुर्बत में फंसे हुए दबे हुए लोग हैं, गुर्बत के और महंगाई के दलदल में जो लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है कि उनकी उजरत में इजाफ़ा हुआ है तकरीबन 20% से ज़्यादा, तो बल्कि 25% तक अगर, और तो वो एक बहुत फ़ायदा हुआ है। और इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये कैस्केड होगा कि अगर आपने 19,000 या 20,000 की तनख्वाह, उजरत वाली की तनख्वाह 25,000 करेंगे तो जिसकी 23 थी उसकी भी आप 27-28 कर लेंगे वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ दूसरा जो इक़दाम उन्होंने उठाया, जो दूसरा अनाउंसमेंट किया है, वो उन्होंने कहा है कि मैं तमाम रिक्वेस्ट करता हूँ बिजनेसेस से कि जिन लोगों की तनख्वाह लाख रुपए से कम हो, उसकी तनख्वाहों में 10% की इंक्रीज़ कर दें। और ये भी 1 अप्रैल से होगा और मिनिमम वेज भी लागू 1 अप्रैल से होगा। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि मैंने शाम को उसके बाद ट्वीट भी किया हमारे बिजनेसेस के और एक्सपोर्टर्स के लोगों से, और मैंने कहा है कि आप ये तनख्वाह बढ़ा दें लोगों की। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी तमाम मदद करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी, आपकी इनकम बढ़ाने में। और ये मैं ऐसे ही कहता चलूँ कि ये जो हम तनख्वाह बढ़ा रहे हैं और जो मालकान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ सनतकारों के लिए नहीं है, ये मीडिया हाउसेस के मालकान के लिए भी है। तो ये मैं ऐसे ही गोश गुजार करना चाहता हूँ मीडिया हाउसेस के मालकान का कि वो भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं। 10% हमारी बड़ी रिक्वेस्ट है और मैं इंशाअल्लाह ताला उधर भी कंपनसेट कर देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। तीसरा जो अनाउंसमेंट किया था वो आप जानते हैं कि मार्च में हुकूमत के अफसरान की तनख्वाह गुज़िश्ता हुकूमत ने बढ़ाई थी, लेकिन उन्होंने पेंशन नहीं बढ़ाई थी। और पेंशन ज़ाहिर है कि जो हुकूमत के लोग काम कर रहे होते हैं वगैरह, अक्सर वो बेचारे साइड पे ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं, दूसरा काम कर रहे होते हैं घर चलाने में, लेकिन जो रिटायर्ड लोग होते हैं, ख़ास तौर पे ज़्यादा ज़ईफ़ लोग होते हैं, वो और कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए 10% हमने फिल फॉर पेंशन का इजाफे का भी ऐलान किया है और इंशाअल्लाह ताला उससे भी कुछ ज़ख्मों पे मरहम रहेगा हमारे बुज़ुर्ग पेंशनर्स का। तो ये 3 बड़े अनाउंसमेंट थे शहबाज शरीफ साहब के। कल आपको पता है कि शहबाज शरीफ के पहले दिन पे कराची एक स्टॉक एक्सचेंज 1700 पॉइंट्स बढ़ी है। 1700 पॉइंट्स का जो इजाफा था कल का, वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे सिंगल डे बड़ा इजाफा था। कभी भी इतना इजाफा नहीं हुआ एक दिन में जितना कल किया। और जो हैरत की बात है वो ये है कि जिस दिन भी इतना इजाफा होता है उसके दूसरे दिन अक्सर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होती है और मार्केट कम होती है, लेकिन आज फिर मार्केट जो है वो 333 पॉइंट एक्चुअल ऊपर बंद हुई है, जिसको लेकिन वो आखिरी एवरेज करा तो उन्होंने 270 पॉइंट पे बंद हुई है। तो आज भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से मार्केट ऊपर बंद हुई है। कल डॉलर जो था वो नीचे आ गया था, 190 की जो सतह पे डॉलर था वो नीचे आके 183 रुपये, 182 रुपये 80 पैसे 90 पैसे पे बंद हुआ है कल शाम में। आज की खबर यह है कि वो जो 90 पैसे थे वो भी उड़ गए हैं। दिन में 181 रुपये 50 पैसे भी ट्रेड किया, लेकिन इस वक्त मैंने आखिरी चेक किया है तो 182 रुपये 3 पैसे पे था। तो आज फिर 90 पैसे टूटा है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो पाकिस्तानी अवाम है उसको ये बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो
शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये माशी पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल रोशन होगा और बेहतर होगा। मैं जो शहबाज साहब ने भी कहा कि हम मायूसी नहीं फैलाना चाहते, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी गोश गुजार करना बहरहाल ज़रूरी हैं ताकि ये रिकॉर्ड की दुरुस्ती हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ चंद इजाफी बातें आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप घर भी चलाते हो और आपका ख़र्चा बढ़ जाए और आमदन कम हो तो मुआशी बदहाली पैदा हो जाती है या आप दिवालिया हो जाते हैं। और अगर आप ये मिफ्ता साहब ने जितने भी आपको नंबर्स दिए हैं इनको समराइज़ करें तो आपको पता ये चलेगा कि मुल्क की आमदन कम हो गई और मुल्क के ख़र्चे बढ़ गए। किस हद तक बढ़ गए वो उन्होंने आपको बताया है। इस वजह से मुल्क जो है वो मुआशी बदहाली का शिकार हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है नंबर्स को रिपीट किए बगैर कि ये मुआशी बदहाली क्यों पैदा हुई। हम ये समझते हैं कि ये मुआशी बदहाली इत्तफ़ाक़न नहीं है, या जो कहा जाता है कि ग्लोबल प्राइसेस बढ़ गई सिर्फ़ उसकी वजह से नहीं है। ये मुआशी बदहाली हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से है। यानी अगर आप 48 रुपए की चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दें, पाकिस्तानी चीनी 48 रुपए में एक्सपोर्ट कर दें, और फिर बाहर से वही चीनी कुछ महीने के बाद 102 रुपए में इंपोर्ट करें, तो इसका को बैनुल अक़वामी कीमतों से तो कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आप सस्ता आटा, पाकिस्तानी आटा जो है या वीट गंदम जो है उसको एक्सपोर्ट कर दें और फिर दुगनी कीमत के ऊपर वही। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। इससे पहले मुफ्ता इस्माइल मुसद्दिक मलिक बात कर रहे हैं मईशत को दरपेश चैलेंजेस और कल की तकरीर में और कल के दिन से आज तक मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम इस पे जरा हम डिटेल में बात करेंगे। चढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वैसे इस पे डिटेल में बात करेंगे। और अभी एक छोटी सी ब्रेक। जनाब वेलकम बैक। आपको पता है ये टाइमिंग ऐसा होता है जिसमें मुख्तलिफ लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड एटसेट्रा आ जाता है, लेकिन हमने बात करनी है। इंपॉर्टेंट दिन है तो ऑब्वियसली बहुत सी पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी हैं और बहुत सी प्रेसिडेंट्स जो है वो सेट करने की भी जरूरत है। अभी नून की जो माशी टीम है वो कुछ बात कर रही थी, आप जरा एक सम अप कर दें। मिफ्ता इस्माइल अभी आपने देखा ही था, हमने कट किया था बिकॉज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिनमें उनका कहना है कि इमरान खान के माशी मुशीरान ने सस्ती शोहरत के लिए मुल्की मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगाया। अच्छा, इस बारे में हम कहना था अपडेट करते रहेंगे, टाइम हमारे पास नहीं है क्योंकि अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारा वेट कर रहे हैं। अतर साहब बताइएगा, हम वैसे आपसे बहुत सी बातें करना चाहते थे, जिस नौयत के प्रोटेस्ट सामने आ रहे हैं जिससे बड़ा खौफ भी आ रहा है और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि बस शख्सियत परस्ती की एक ऐसी इंतहा है जिस पे आप एक शख्स को वतन, मुल्क, डेमोक्रेसी, दस्तूर हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ करते हुए और रखते हुए वो प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। 2008 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट किया इलेक्शन का, 13 में आपको पता है इस्तीफे दे दिए थे, 18 में बरसर इक़्तिदार आ गए, 22 में फिर इस्तीफे दे दिए हैं। मतलब हम ये समझ लें कि पीटीआई सिर्फ तभी सिस्टम का हिस्सा बनेगी या जमहूरियत पार्लियामान में तभी यकीन करेगी जब वो खुद होंगे बरसर इक़्तिदार, अदरवाइज दे डोंट केयर। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला एंड हुमा। पहली जो आपने बात की कि जिस किस्म का एहतजाज हो रहा है उसमें मैं छोटा सा अर्ज करना चाहूँगा। देखें, आज जो लोग पाकिस्तान की सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं या हम मीडिया के ऊपर बैठ के कोई तनकीद करते हैं या तनकीद करते रहेंगे, ये जो हमारी आज़ादियाँ हैं ना, इन आज़ादियों की कीमत कुछ लोग अपने खून से देते हैं, कुछ इदारे अदालतें जो हैं वो इन आज़ादियों की ज़ामिन हैं। जो भी शख्स इदारों को कमज़ोर करेगा वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात, जिस तरह आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या आप सियासी अमल का हिस्सा रहना चाहती है और माजी की भी आपने मिसालें दी। देखें, उनका एक बयानिया है, उनका एक मौक़िफ़ है और उसके ऊपर वो कायम है कि ये जो हुकूमत हमारे ऊपर लाई गई है ये एक साजिश के तहत लाई गई है। फिर उस ऐवान जहाँ पे ये मुबैना साजिश हुई है उसके अंदर उनका बैठना मेरे ख्याल में उनके सियासी बयानिए को एक तरह से ख़त्म कर देगा। दूसरा, हमने ये भी देखा कि नए वज़ीर आज़म साहब भी मुंतखब हो गए। कल आप बैनुल अक़वामी जितने भी इदारे हैं उनकी सुर्खियाँ देख लें, उनके न्यूज़ आइटम्स पढ़ लें, हर खबर के अंदर शरीफ खानदान की करप्शन का जिक्र है, मियाँ साहब के मुबैना करप्शन का जिक्र है। तो क्या इन जमातों के अंदर शहबाज शरीफ साहब के अलावा या हमजा शहबाज के अलावा कोई और ऐसा लीडर नहीं था कि वो बन जाता वज़ीर आला या फिर वो बन जाए वज़ीर आज़म, और जब इनके मुकदमात हल हो जाएं तो बाद में ये आ जाएं? तो ये भी एक बड़ी चीज़ है कि ये अगेन शख्सियत परस्ती है ना, कि एक ही खानदान में से दो बंदे आने, ये है वो शख्सियत परस्ती जो हर तरफ पाकिस्तान के अंदर होती है।
अच्छा इस पे तो वैसे कल शायद खान अब्बासी साहब का एक तफसीली जवाब आया भी था, यू मे और मे नॉट एग्री विद हिम, बट सर्टनली ये होना तो नहीं चाहिए कि अब्बू जो है वो वजीर आज़म और बेटा वजीर आला बनने जा रहा है। अच्छा, चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। अभी मिफ्ता इस्माइल आपने भी सुना होगा, बात कर रहे थे और आते उन्होंने कुछ मेजर्स जो हैं जिनका जिक्र किया, खासतौर पे हुकूमती एम्प्लॉइज़ के लिए उन्होंने कुछ बेनिफिट्स अनाउंस किए, बेसिक सैलरी रेस का कहा। ये बड़े पॉजिटिव चीज़ें ऐसे हमें लग रही हैं बिकॉज इन पे कंट्रोल करने की बड़ी ज़रूरत थी। ख़ास तौर पे आपको पता ही है कि इन लोगों के आने का एक मुहिम भी था ये सारी महंगाई जो है उसको कम करने का। तो इट्स गोइंग टू वर्क और नॉट, आपको क्या लगता है ये आते ही पहले इनिशियल चीज़ें जो ये कर रहे हैं ठीक है? अच्छा देखें, कोई भी हुकूमत आती है, ऑब्वियसली ये सियासी हुकूमतें, और सियासी हुकूमत जब तक आवाम को रिलीफ नहीं देगी उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन आज ये चीनी की कीमत में कितने रुपए इजाफा हुआ है वो भी देख लें आप। जी 85 से 94 हुई है, सर्टनली इजाफा हुआ। जी बिल्कुल, 9 रुपए आज चीनी की कीमत महंगी हो गई है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि अभी मजीद महंगाई भी आ सकती है, लेकिन जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और जो रिलीफ दिया गया, अगर खजाना खाली है और जिस तरह वो डेफिसिट बता रहे थे कि 6400 अरब तक गया है, तो फिर ये पैसा कहाँ से आएगा? कौम को बताएं ना कि इमरान खान लूट के चला गया, खजाना खाली, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, पैसे भी दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ। अच्छा जी, आपको पता है बिल्कुल वेलकम बैक। और आज के ज़माने में माजी से कहीं ज़्यादा इंसानी हकूक़ कितने इम्पॉर्टेंट हैं, इनके अलमबरदारों की माशरे में क्या अहमियत है, जमहूरी रवायात को किस तरह रखा जा सकता है ज़िंदा कायम व दायम, इस पर रोशनी डालने की भी ज़रूरत है और इसको बारहा नौजवान नस्ल को समझाने की भी ज़रूरत है। और इसी सिलसिले में आज एक ट्रिब्यूट भी है हमारे पास। और आज हम याद कर रहेंगे मारूफ सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार IA रहमान को, जिनकी आज पहली बरसी है। जनाब, इनको 1 साल ही हुआ है अभी दुनिया से गए हुए। और IA रहमान 1 सितंबर 1930 को हरियाणा में पैदा हुए थे और वो रोज़नामा आज़ाद, हफ्त रोज़ा, व्यू पॉइंट और पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर भी रहे हैं। अंग्रेज़ी रोज़नामों में कॉलम भी लिखते थे। अंटिल वेरी रिसेंटली ऑल्सो इनके कॉलम्स भी छपते थे और ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ राइट्स के लिए इन्होंने बहुत बात भी की है, काम भी किया है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। अच्छा, ये आपकी ट्वीट्स आ रही हैं हमें कि आप खुश हो रहे हैं हमें इस वक्त देख के। वैसे तो हमारा यही वक्त हो चुका है। विल सी यू इन द सेकंड आवर। कुछ देर में आ रहे हैं बस। वेलकम बैक जी। शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। आज उन्हें सुबह गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। फिर आपको पता ही है सरकारी मुलाजिमीन और उनकी रैपो जो है वो पंजाब से बड़ी मशहूर है, क्योंकि वो ज़रा चैन से बैठने नहीं देते लोगों को, इन गुड सेंस। इन गुड सेंस कि सुबह ऑलरेडी 8 बजे वो पहुंच चुके थे, दफ्तर पहुंच चुके थे। काम पे कोई और था कि नहीं थे, बहुत ज़रूर थे। ये आप पिछले घंटे में ये कह रहे थे ना कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हुए ज़रा मुश्किल। अभी ज़रा आपको पता है ना, ज़रा जुबान पे चढ़ना मुश्किल होता है। कोई भी नया होता, कोई भी शख्स संभाले तो वो आई एम श्योर कुछ दिन में हम भी ज़रा आदी हो जाएंगे, हमारे ज़ुबानों पर भी रवानी आ जाएगी। जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं नई हुकूमत के चैलेंजेस क्या होंगे, क्या इरादे हैं, क्या नहीं है। जावेद साहब, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है यही पूछ लेते हैं जावेद साहब से कि जावेद साहब आप ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब आपका कहना है कि ईद के फ़ौरन बाद वापस आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल प्लान पक्का है, अब वो आ रहे हैं? तबीयत बेहतर हो गई है? देखिए अब्दुल्ला, बात सीधी सी है कि तबीयत तो अल्लाह उनकी बेहतर रखे, मगर जो पाकिस्तान के हालात थे और जिस तरह इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था लोगों को, बशमूल ये सिलसिला शुरू हुआ नवाज शरीफ से और चलते चलते आम बंदे तक पहुंच गया। आप देखें कि 4 सालों में जो इंतकाम लिया गया उसका पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ? आप देखें कि पाकिस्तान के गवर्नर, आप देखें पाकिस्तान के अंदर करप्शन बढ़ी, कर्जे बढ़े, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, तो उस इंतकाम का अगर कोई फायदा पहुंचता पाकिस्तान को लेने का जो ये ले रहे थे पिछले 4 सालों से, तो फिर ठीक है अपने दिलों में डाल देते, मगर उसका फायदा पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। जावेद साहब, मुझे आपकी बातों से क्यों ये लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं शायद कि मियां साहब इंतकामी सियासत या इंतकामी कार्रवाइयों से बचने के लिए बाहर गए, या उनकी तबीयत के, क्योंकि शुरू में तो उनके हेल्थ कंसर्न्स का ही बताया गया था, तो क्या वो भी एक फैक्टर था? ज्यादा बड़ा फैक्टर कौन सा था? दोनों ही फैक्टर थे, मगर तबीयत खराब हुई किस वजह से? इसी वजह से हुई ना कि जब आप अदारों से इंसाफ ना मिले,
और पाकिस्तान के अदारे जो हैं किसी के इशारे पे चलना शुरू हो जाएं, तो मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहा हो पिछले 35-40 साल से, उसकी तबीयत ख़राब होगी नहीं तो और क्या होगा? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसकी वजह से तबीयत खराब हुई और इंतकामी सियासत से बचने के लिए भी वो बाहर ही गए और बाहर उन्होंने रहने को तरजीह दी। चलें, अब तो लेट्स सी, मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन जमातों की हुकूमत है। एक जल्दी से बात, इंतकामी कार्रवाइयों की आप बात कर ही रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि कहते हमारे हुक्मरान कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। क्या आप लोग सिर्फ परफॉर्मेंस पर तवज्जो देंगे या आप लोगों की तवज्जो भी यही होगी कि जनाब अपने जो सियासी मुखालफीन हैं इस पर ज़रा कोई केस ढूंढो, कोई इंक्वायरी निकालो, किसी को जेल में डालो? अदर वर्ड्स, अकाउंटेबिलिटी भी आप लोगों ने करनी है कि नहीं करनी? अकाउंटेबिलिटी तो करनी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम पर इंतकामी कार्रवाइयों में तो नहीं पड़ जाएंगी, क्योंकि उससे फिर आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और वही होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने साल करती रही कि ये एंकर है, इसको हटा दो, इसको अफेयर कर दो, इसको अंदर डाल दो, इसको बाहर कर दो। अब्दुल्ला, आप दोनों बात सही कह रहे हैं कि 4 सालों में किसी शोबे में काम करने की बजाय तमाम अदारों को इंतकाम लेने पे, एहतसाब के नाम पे चलाया जाता रहा और आज जिस तरह फिर पाकिस्तान का हाल हो गया है, यही होता है। जो आप सवाल कर रहे हैं कि आप लोग क्या करेंगे, पहली बात तो ये है कि मेरे जैसा बंदा ये ज़रूर रिक्वेस्ट करेगा ये इत्तेहादी हुकूमत को कि सबसे पहले कमीशन का जो ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश हुई है या नहीं, इस पे नतीजा खेज़ पब्लिक के सामने वो नतीजा भी लाना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए, सच था या झूठ था। दूसरी बात ये है कि किसी ने कोई गलत किया है, आइन को तोड़ा है, पाकिस्तान की मईशत तबाह करने का कोई ज़िम्मेदार है, करप्शन की है, तो वजह इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि मेरी हुकूमत स्टेबल रहे, बल्कि एहतसाब के अदारे हैं, अदारों को अपना काम खुद करने देना चाहिए। जिस तरह कल भी बात हुई, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, तो कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए और ये अमल मुसलसल चलता है। ये नहीं कोई हुकूमत बदलती है या आती है तो उसका काम सिर्फ ये हो। बड़ी अच्छी बात की है, ये पूरा पाकिस्तान जो है ये जो मरासला है इसके बारे में बड़ा क्यूरियस है और जानना भी चाहते हैं कि इसमें था ऐसी क्या बात थी, इसलिए आपका ये कहना है कि इसकी तहकीकात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ऐसे ये कह चुके हैं कि वो नहीं मानेंगे इस किसी इन्वेस्टिगेशन जो आपकी हुकूमत में होगी, उनका ये कहना है कि वो मानेंगे। जुडिशल कमीशन बना दे सर, वो कोई इतनी गैर मुनासिब बात तो नहीं है। अगर उनको जुडिशल कमीशन पे कोई एतराज नहीं है तो फिर बना दें और सारे ही फिर इस पे मुत्तफिक होंगे। मेरी पहली गुजारिश ये है कि फवाद चौधरी साहब को आपने कोट किया तो फवाद चौधरी साहब अपनी हुकूमत में होते हुए करवा लेते इसकी इन्वेस्टिगेशन। वो लहरा जो रहे थे, वो तो कह रहे हैं हमने आपको बुलाया था, आप आए नहीं इजलासों में, कमेटी के इजलास में भी। नहीं, मेरी गुजारिश है अब्दुल्ला कि मेरे आने से या ना आने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को आर्मी चीफ को बकौल उनके कि वो ख़त भिजवाया था, तो उस पर फैसला लेना चाहिए था, उसकी तस्दीक या उसकी तरदीद आनी चाहिए थी। और दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि क्या जुडिशल कमीशन की जो आप बात कर रहे हैं, तो क्या जजमेंट आने के उस हवाले से, रूलिंग के हवाले से, रूलिंग क्या थी उसी बुनियाद पे थी ना, खत की बुनियाद पे। तो अगर उसमें कोई दम होता, अगर उसमें कोई आप कह रहे हैं अदालत तो सीरियसली लेती है। अच्छा जावेद साहब ये बताइएगा कि इमरान खान तो अपना नैरेटिव बना रहे हैं, जमकर बना रहे हैं और वो नैरेटिव बिक भी रहा है। अब आपको नहीं लगता कि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होगा, आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, उस सफ़ीर को भी बेल्जियम से बुला लेंगे, वो अपनी एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे, उसके बाद किसकी तरफ से क्या प्रेस रिलीज जाए? मेरा ख्याल है कि इदारों पर सबका एतमाद है, तो DG ISPR बेहतर है कि वो क्लियर कर दें, क्योंकि अगर मुल्की सालमियत को ख़तरा था जैसा कि इमरान साहब कह रहे हैं, तो फिर हमारे इदारों को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो गई है अब इसमें। में होते हुए लेना चाहिए था, अदारों को इसकी तस्दीक या तरदीद करनी चाहिए थी। मगर अब जो आप सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से बात कर रहे हैं, इसमें यकीनन इस बात का तयन हो जाएगा कि ये खत किसने लिखवाया, किसने लिखा, किसकी ख्वाहिश थी इससे,
और देखें अब्दुल्ला, दो चीजें हैं कि हमारी कौम जो है एक जिम्मेदार कौम है और 3 इश्यूज पर इनके जज्बात से खेला जाता है और खेला जाता रहा है, आज भी खेला जा रहा है। वो ये है कि जब ये कहा जाए कि आलमी साजिश होगी जी पाकिस्तान के खिलाफ, आप इस कौम की हालत फिर ये देखो, मुझे फख्र है अपनी कौम पर, इस बात पर कि वो भूख, नंग, प्यास, फाका कशी को भुलाकर अपनी जान देने के लिए आ जाती है। और दूसरा होता है मजहब का, और तीसरा होता है जब आप आइन को तोड़ते हैं तो उस पर भी कौम कच्ची हो जाती है। हाँ, ये अलबत्ता जरूर है, पहले 2 चीजों पर ज्यादा जज्बाती होते हैं, फौरी रिएक्शन आता है, और तीसरे पर अच्छा, कौम इकट्ठी होने की जो बात कर रहे हैं, अगर लिटरल सेंस में जावेद लतीफ़ साहब अगर बात किया जाए तो कल परसों में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं, बिग क्राउड, ह्यूज क्राउड्स आई वुड से, पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुए हैं खान साहब की के जाने पे। पाकिस्तान से बाहर प्रोटेस्ट हुए हैं, आप यूके में देखें, आप दुबई जहां ऐसी चीज़ें होती भी नहीं हैं वहां भी प्रोटेस्ट हो गए। इससे कोई टेंशन या कोई थ्रेट फील कर रहे हैं कि यहाँ अवामी पावर अगर देखी जाए तो वो स्ट्रीट पावर तो खान साहब के पास है। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर आप ट्वीट से, सोशल मीडिया के जरिए अपनी तकरीरों से लोगों का पेट भर सकते तो 4 सालों में भर लेते। और आज भी जो उनके जज्बात से, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल कोई लोग नहीं निकले, अगले चंद दिनों में जब हकायक का इल्म होगा तो ये जज्बात न सिर्फ ठंडे पड़ जाएंगे बल्कि यही जज्बात उनके खिलाफ इस्तेमाल आप होते नजर आएंगे। आपको, आपने देख लिया, माजी में भी ऐसा होता रहा है। आप देखते आए हैं कि एक वक्त था कि मुख्तलिफ मजहबी लीडरशिप जो है लोगों के जज्बात से खेलती रही, लोग मरने मारने पर उतरते आए। इसी तरह सियासी जमातों में भी होता रहा है। इसी तरह लोग इंडिया के खिलाफ लोगों को उकसा कर, ये कहकर, आप मुझे ये बताएं ना कि आज आलमी साजिश का जिक्र किया जा रहा है, और खास तौर पर हुमा, मैं आपकी खिदमत में ये बात कहने लगा हूँ, मेरी छोटी बहन है आपने जिस अंदाज में सवाल किया, मैं उसी अंदाज में ये जवाब देने लगा हूँ कि देखें, जज्बात से खेल लें। आप चंद दिन से देख रहे हैं, बल्कि चंद हफ्तों से देख रहे हैं कि एक अदारे के मतलब जो गुफ्तगू की जा रही है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जब हम बात करते थे तो हम तो ये कहते थे कि हमारे खिलाफ ये साजिश हुई है। हम ये कहते थे कि हमने पाकिस्तान को सी पैक दिया, हमने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, इसलिए हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। आज ये बताएं ना कि इन्होंने नेशनल कौन सा ऐसा इशू या ऐसा काम किया है जिससे पूरी कौम को फायदा हुआ हो, रियासत को फायदा हुआ हो, और दुनिया इसके मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ हो गई हो कि इसको हटा देना चाहिए। हाँ, साजिश होती थी जब तो टैंक आते थे और एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को उठाकर ले जाते थे। आज मुझे ये तो बताए कि हम तो 4 साल से कह रहे थे कि यह गैर आईनी हुकूमत है, तो हमने तो आईनी तरीके से इसको उठाया। अब्दुल्ला, ये कौन सी साजिश हो गई भाई? आपके अरकाने असेंबली जो है वो मुल्क दुश्मन करार दे दिए गए। आपके अरकाने, देखिए, ये तो अब आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जब इजलास बुलाएंगे उसमें आप प्रूफ करें और तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने लेके आएं, और इदारों की तरफ से इसकी क्लैरिफिकेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए आप लोगों की। बहुत शुक्रिया आपका जावेद लतीफ़ साहब हमसे बात करने का। अच्छा जी, ये वो बातें जो अगले कुछ दिनों में, बिकॉज हम सारों को एज अ कॉम हमें ज़रा साथ आना है। ये पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होगी और इस बात की बड़ी एक अच्छा इंप्रेशन भी नहीं जाता और ये अच्छी चीज़ भी नहीं है। प्रोग्रेस हम नहीं कर सकते अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे, तो हम ये बातें करते रहेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। अच्छा जी, ऑब्वियसली आपको पता है कि रमज़ान का महीना है और यूँ तो मुस्तहिक और गरीब अफराद की मदद का सिलसिला जो है वो सारा साल ही जारी रहता है, लेकिन रमज़ान में तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि फुल स्पीड, हर कोई चाहता है कुछ ना कुछ करे। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर हिसाब किताब रमज़ान करते हैं, एज़ इन ज़कात वगैरह का। हाँ। सो सदकात और अतियात तो चलते रहते हैं, लेकिन ज़कात का पर्टिकुलर हिसाब जो है ना, ब्लेसिंग्स दैट यू गेट इन रमज़ान, मतलब सारे ही कोशिश करते हैं कि रमज़ान में तो डेफिनेटली हो। तो आज एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ है जिनसे हम बात करेंगे, अखुवत
के नाम से तो सारी मेरा ख्याल है वाकिफ़ हैं, क्योंकि जो काम ये करते हैं एक्चुअली हर साल ही हम इनको इनवाइट करते हैं अपने शो पे, ताकि हम एक दफ़ा फिर आपको बता सकें कि ये बड़ी डिज़र्विंग फाउंडेशंस हैं अगर आप मदद भी करना चाहते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अमजद साकिब ने फ्रॉम अखुवत फाउंडेशन। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा बुनियादी मकसद ज़रा, वैसे तो हमें मालूम है लेकिन दोहरा दीजिए उन लोगों के लिए जिनको शायद याद दहानी की ज़रूरत है, और अब तक जो आपने टारगेट अचीव कर लिए हैं आप उनसे मुतमईन हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? मकसद यह है कि माशरे में जो मुआशी और समाजी नाहमवारी है उसको ख़त्म किया जाए, गुरबत का ख़ात्मा किया जाए, लोगों को तालीम की सहूलत मिले, कारोबार की सहूलत मिले, घर मिले, यानी आपके हमारे इस माशरे के वो लोग जो ख़त अफलास से नीचे हैं उनको हम इस तरीके से अपना बनाएं कि वो भी ऊपर आ जाएं। तो रास्ता जो इसके लिए हमने अपनाया है वो छोटे कर्ज़े हैं, और उसके अलावा हम तालीम के शोबा में भी काम कर रहे हैं। तो ये बुनियादी 2 स्ट्रेटजीज़ हैं, ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज़, हिकमत अमली जिसे हम कहते हैं, जिसके ज़रिए से हम मवाक़ात के इस तसव्वुर को और अपने इस मकसद को जो गुरबत का ख़ात्मा है उसको उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अमजद, एक मछली पकड़ना सिखाते हैं बेसिकली। हाँ बिल्कुल, एक फलाही इदारे को हर वक्त ऑब्वियसली आवाम की मदद तो चाहिए होती है। इन दिनों आपको कितनी फंडिंग चाहिए ताकि ऑब्वियसली जितनी हम क्लैरिटी दे सकें, जो लोग मदद करना चाहते हैं उनको पता चल जाए? जी देखें, हमारा मकसद तो यही है कि पाकिस्तान के हर शख्स तक पहुंच सकें, हर गली कूचे में पहुंच सकें, हर उस आदमी की मदद करें जिसको इस मदद की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए सिर्फ़ एक अदारा नहीं, बहुत से बीसियों सैकड़ों अदारे चाहिए। तो हम अपने हिस्से की शम्मा रोशन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आज तक हमने तकरीबन 50 लाख घरानों को कर्ज़ों की सहूलत फराहम की है, तो इनको भी मुस्तकिल बुनियादों पर सहूलत ये कायम रहे, और 50 लाख या 1 करोड़ और घराने भी इसमें ऐड हो जाएँ। फिर इसके अलावा हम 10 लाख के करीब जो घर हैं वो तामीर करना चाहते हैं, और जो हमने अपना तालीमी प्रोग्राम बनाया है उसमें एक यूनिवर्सिटी है वो बनाना हम चाहते हैं, जिसके कॉलेजेस बन चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे बच्चे पढ़ें, और वहाँ पर भी हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम उन बच्चों से कहते हैं कि तुम आज मुफ्त पढ़ोगे, और फ़ीस जो अपनी है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद दोगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अमजद, आपने वक्त दिया। कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग। आप लोग दिल खोल कर अखुवत फाउंडेशन को अतियात, अपने ज़कात, खैरात जो भी आप देना चाहें, सदकात दीजिए, क्योंकि ये ना सिर्फ छोटे कर्ज़े हंसना दे के लोगों की मदद करते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बदलते हैं। लिटरली सदका जारिया है। मतलब अगर एक आपके कंट्रीब्यूट किए हुए कर्ज़ की वजह से किसी ख़ानदान का रोज़गार लग जाता है, तो वो फिर उसकी आने वाली नस्लें उसी कारोबार से अगर मुंसलिक रहती हैं तो आपकी कंट्रीब्यूशन तो वहीं रहेगी ना। तो लिहाजा हमारी डिजर्विंग लिस्ट में अखुवत फाउंडेशन इज़ ऑन टॉप। अब ब्रेक ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब। मुल्क की सियासत नहीं बल्कि सियासत से भी बढ़ के एक और बात, क्योंकि हम ज़रा आवाम की बात करने लगे हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा अभी कि मुल्क में सियासी मुखालफत है उसका लेवल जो है ना वो एक और लेवल पे बात जा चुकी है। पैमाना जो है वो लबरेज हो गया, क्रॉस हो गया सब कुछ, और इसकी ताज़ा मिसाल ये कल ही हुआ है। आपने देखा है शायद अफरीदी, पैमाना तो लबरेज हो चुका था, अब तो सिर्फ इर्द गिर्द हम गंदगी, कीचड़ और बस मैस ही देख रहे हैं। हाँ, लेकिन बात यह है कि सम ऑफ द पीपल, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, कल शाहिद अफरीदी ने एक, पहले आपको पता है 3 दिन पहले उन्होंने खान साहब के हवाले से एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने बड़ा उनको सपोर्ट भी किया था, और ट्वीट में उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि मुद्दत पूरी करनी चाहिए, और हम ये कहते हैं किसी भी वज़ीर आज़म को करनी चाहिए। ऑब्वियसली इस ट्वीट पर जी पीटीआई के फैंस ने खूब वाह की थी, और सार्फिन ने शाहिद अफरीदी की तारीफ़ों में इतने मतलब क्या क्या उन्होंने बातें की। और उसके बाद क्या हुआ कि जब शहबाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो अफरीदी ने एक और ट्वीट कर दी जिसमें उन्होंने मुबारकबाद उन्हें दी, और फिर वो सारा जो आवाम थी जो इनको मुबारकबाद और इनको बहुत जय जय कर रही थी जब इन्होंने खान साहब की टेन्योर की बात की थी, वो इनके अगेंस्ट हो गए। तो ये एक हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि शाहिद अफरीदी एक बहुत बड़ी हस्ती हिमसेल्फ हैं, तो उनके फैंस बहुत से हैं, वो कैसे टर्न अराउंड कर सकते हैं पोलराइजेशन टू
लिमिट हो चुकी लेकिन है पता हमारे क्या, मुल्क में। ये फैन सिर्फ लगता है बस इमरान खान के, सारे लोग इधर उधर हो जाएंगे, बस इमरान खान साहब के फ़ैन ही हैं और वही रहेंगे, क्योंकि जो उनके साथ है वो हक है, वो सच है, वो गद्दार भी नहीं है, बट वो जो लेवल है। उसके बाद जो बातें आती हैं ना, फिर वो चॉइस ऑफ वर्ड्स जो आती हैं, फिर अपनी बात मनवाने के लिए, वो भी एक और चीज़ है। इसी उसामा खिलजी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर बोलो भी। उसामा, मतलब ये कोई नया ट्रेंड तो नहीं है जो हम देख रहे हैं, मगर इस मर्तबा जिन ट्रेंड्स की बात हो रही है कि जनाब ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैशटैग्स हैं, या जो लेवल ऑफ हेट्रेड या गालियाँ या गद्दारी के सर्टिफिकेट जो हमने देखे हैं, वो गुज़श्ता चंद सालों की निस्बत ज़रा ज़्यादा है इस दफ़ा। बल्कि इफ़ आई मे ऐड उसामा, अभी आज तो हम ये वीडियो भी एक देख रहे थे कि कुछ पासपोर्ट्स भी जलाए जा रहे हैं, जो कि नज़र आ रहा था पुराने पासपोर्ट्स हैं, लेकिन जस्ट टू शो कि हम कितने साथ हैं और अपनी लॉयल्टीज़ को दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है अब। देखिए, मेरे ख्याल से लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी खान साहब से, और वो उम्मीदें शायद पूरी ना हो पाई, उनका टेन्योर भी पूरा ना हो पाया, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। तो ये वो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होते हैं, और इसमें हम यही देख रहे हैं कि अभी एंगर जो है हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें ये ज़रूरी बात है कि हम देखें कि जो सियासी हक है वो हर पाकिस्तानी शहरी का है, और हर पाकिस्तानी शहरी के पास ये हक है कि वो चूज़ करें अपना पॉलिटिकल एलिजेंस या पॉलिटिकल सपोर्ट। तो हम किसी को नहीं कह सकते कि आप उसको क्यों सपोर्ट करते हैं, हम आपसे नफरत करते हैं क्योंकि आप किसी और को सपोर्ट करते हैं। और जो सियासी पार्टी का सपोर्ट करने का फैसला होता है वो भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, उसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। आप कहाँ पर रहते हैं, आपके क्या तबका है, आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आपका आइडियोलॉजिकल क्या स्टेटस है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों का ये कहना कि एक ही पार्टी को सपोर्ट करो, अगर उसे नहीं करोगे तो फिर गालियां देना। अच्छा उसामा, लेकिन दिस इज नॉट अनफॉर्चुनेटली आई वुड से दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हुकूमत की मुद्दत भी पूरी नहीं हुई और खान साहब बहुत पॉपुलर लीडर रहे लोगों के लिए, आवाम के लिए, और मुद्दत पूरी नहीं हुई, लेकिन जो रिएक्शन है इस बार वो डिफरेंट है। बिकॉज मुद्दतें तो आई एम सॉरी बट हमारा तो अलमिया ही है कि मुद्दत तो पूरी होती ही नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें यही है कि जो पीटीआई में इमरान खान साहब का एक कल्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, और वो एक वन मैन शो आइडल वर्शिप की तरफ जा रहा है, जिसमें ये कहा जाता है कि वही ठीक है और सब गलत हैं, अगर आप उनको नहीं सपोर्ट करते आप बिल्कुल गलत है। और इसमें जो डेंजरस बात है उसमें यह है कि पीटीआई का सपोर्ट बेस कन्विंस हो चुका है कि सिस्टम जो है ज़रूरी नहीं है, जमहूरियत ज़रूरी नहीं है, पार्लियामान ज़रूरी नहीं है, आइन ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इमरान। और अल्लाह माफ़ करे, जब पासपोर्ट और परचम जलाने की हमने फुटेजेस देखी तो ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के लिए पाकिस्तान भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इमरान खान ज़रूरी है। तो दैट्स द सैडेस्ट पार्ट ऑफ इट। अब ये बताइए उसामा कि दीज आर नॉट ये वो लोग हैं जो आप जैसे कल्ट का नाम ले रहे हैं या फ़ैन बेस, में से फ़ैन क्लब ही कहते हैं हम, वो ज़रा खैर ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, ये हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ हमारे ग्रुप सर्कल फ्रेंड सर्कल में मौजूद हैं। मतलब क्या है, हमारी बेसिक एजुकेशन में कोई मसला है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ अपने बच्चों को, नौजवानों को इम्पार्ट की नहीं है, सिखाई नहीं है? ये नौजवान यहाँ तक कैसे पहुँच गए, इतनी नफरत? बिल्कुल यही मसला है, क्योंकि उन्हें ना तो किसी ने अवेयरनेस दी है, ना एजुकेशन दी है कि आपकी हुकूमत किस तरह चलती है, इलेक्शन कैसे होते हैं, पार्लियामान में कितनी सीटें चाहिए होती हैं, और फिर आगे जो है आइन आपको क्या कहता है, आपके हुकूक क्या हैं। जब आपको ये नहीं पता होगा, फिर वहाँ से आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पीटीआई की तरफ से एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव आ गया है कि ये सारे गद्दार हैं, गैर मुल्की एक साजिश चल रही है, और उसकी वजह से जो भी हमें अपोज कर रहा है वो अमेरिका के साथ मिला हुआ है। तो ये नैरेटिव जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक और ना सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि आपको पता है हमारे इदारों के खिलाफ बड़ी गलीज किस्म की कैंपेन भी चलाई जा रही है। तो बात कर ही रहे थे, फायर वॉल क्रिएट कर दी गई है एक दूसरे के बीच, मतलब कोई है ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप है ही नहीं, आप कैंसिल हैं, आप जीरो हैं, आप सिफर हैं, आप गद्दार भी हैं, यही सीन है। जी, मेरे ख्याल से सियासत में तो ये होता है, और मेरे ख्याल से हुकूमत और इदारों की तरफ से पाकिस्तानी शहरियों पे गद्दारी के जो है लेबल्स पहले बहुत लग चुके हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस पे और उनके लोगों पर जो है ऑफिशियल्स पे भी ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर पाकिस्तानी शहरी का जो इज़हार राय का हक है, तो अगर वो समझते हैं कि कोई कुछ गलत हो रहा है
तो उसकी इजहार करने का उनको पूरा हक मौजूद है और कवानीन और आइन भी लेकिन इजहार करने का भी अंदाज एक होना चाहिए, मेरा ख्याल है बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा फॉर स्पीकिंग टू अस, और हमारे पास टाइम बिल्कुल अब खत्म हो गया। कल मिलेंगे इंशाल्लाह 4 to 6 we'll be here.